सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर इस वक्त मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। हमारी डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो खतरे में पड़ गई है इन महंगे कर्जों की वजह से। तो इन चारों चीजों के ऊपर आपसे एक एक चीज का हम आपको जवाब देते हैं। पहली बात तो मालूमात जो है वो शफाफ नहीं है जी। मालूमात देखें जी, जो सीपेक के मंसूबे किए गए उसके ऊपर मालूमात एक दफा नहीं कई दफा दोहराई जा चुकी हैं। पार्लियामान के अंदर सेनेट की कमेटी जो प्लानिंग की है वो सीपेक पे सवालात पूछती है। जो कौमी असेंबली की कमेटी है वो सीपेक के बारे में सवाल पूछती है। और एक मुश्तरका कमेटी बनाई गई थी, जॉइंट कमेटी पार्लियामेंट की, जिसमें सेनेटर्स भी हैं और जिसके अंदर कौमी असेंबली के मेंबर्स भी हैं। पिछली असेंबली की टर्म में मैं भी उस कमेटी का हिस्सा था। तो एक पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो भी इसके ऊपर मौजूद है। जो मंसूबे इसमें ज्यादा जिनकी बात की जाती है वो पावर के मंसूबे हैं, बिजली के मंसूबे हैं। बिजली के मंसूबों के ऊपर जो भी उसका टैरिफ है, उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई और उसकी कमर्शियल फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर वगैरह क्या है, वो भी नेपरा के पास सब मौजूद हैं, वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, वहां से जाके ली जा सकती है। और आखिरी एक अहम बात यह है कि हम एक IMF प्रोग्राम के अंदर का हिस्सा हैं और तमाम ये जो इंफॉर्मेशन जो है, अगर आपको याद हो जब IMF का प्रोग्राम शुरू हुआ था उसके बिल्कुल शुरू में बहुत इसकी बात होती थी कि सीपेक की इंफॉर्मेशन के बारे में, और उन्होंने हमसे वो इंफॉर्मेशन मांगी, हमने उनसे शेयर कर ली, उसमें था ही कुछ ऐसा नहीं। और उसके बाद आपने शायद कभी भी दोबारा IMF के मुज़ाकरात में सीपेक के कर्जों के ऊपर कुछ नहीं सुना होगा। दूसरी बात जो उन्होंने की कि खुफिया कर्जा है, अब पता नहीं कौन से खुफिया कर्जे की बात कर रहे थे, हमने जहन दौड़ाने की कोशिश की तो हमारी जहन में तो ये आता है कि शायद वो सॉवरिन गारंटीज जो दी जाती हैं किसी कर्जे के लिए, किसी प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको वो खुफिया कर्जा कह रहे हैं, हिडन डेट कह रहे हैं, क्योंकि अगर अदायगियां बर वक्त ना हो सकें और डिफॉल्ट हो जाए तो इन्वेस्टर के पास ये हक मौजूद है कि वो आके हुकूमत पाकिस्तान से कहे कि अब आप ये कर्जा अपनी, क्योंकि आपने सॉवरिन गारंटी दी हुई है, वो आप पूरा करें। क्योंकि पावर परचेजेस जो है वो हुकूमत पाकिस्तान है, वो सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी है जो हुकूमत की है, इसलिए उसके पीछे जो है वो हुकूमत की सॉवरिन गारंटी होती है। इसमें दो बातें हैं। एक तो पाकिस्तान में जितनी भी IPPs लगी हैं, चाहे वो अमेरिका की कंपनी ने लगाई हैं, वो पाकिस्तानी कंपनी ने लगाई हैं, वो सिंगापुर से इन्वेस्टर्स आए, मलेशिया से इन्वेस्टर आए या चीन से इन्वेस्टर आए, सबको यही स्ट्रक्चर मिलता है। इसी बुनियाद के ऊपर ये मंसूबे लगाए जाते हैं, सॉवरिन गारंटीज दी जाती हैं। तो कोई नई चीज नहीं इजाद हो गई इसके अंदर, ना वो कोई खुफिया चीज है। उसकी टर्म्स क्या है वो भी आपको पता है, डिफॉल्ट किस वक्त ट्रिगर होता है वो भी पता है। तो ये एक तो बिल्कुल ही पावर प्रोजेक्ट्स का भी अगर मैं कर दूं, और उसके अलावा ये सिर्फ पावर प्रोजेक्ट्स में भी नहीं होता, और भी ऐसे चीजें मंसूबे ऐसे होते हैं जहां हुकूमत ये समझती है कि बजाय कि अपना कैश पहले से डाल दिया जाए, वो एक प्राइवेट सेक्टर के जरिए काम करवाए और उसके पीछे उसको सपोर्ट करने के लिए कभी वो सॉवरिन गारंटी होती है, कभी स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, और उससे हुकूमत अपना पैसा इस्तेमाल किए बगैर वो मंसूबे के अंदर सरमायाकारी करवाने में कामयाब होती है। तो जैसे मैंने कहा, कोई अनोखी बात नहीं है, कोई सीपेक के लिए खास इसमें कोई गारंटीज नहीं दी गई जो दूसरी पावर प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं दी गई। तीसरी बात उन्होंने कही कि जी फाइनेंसिंग जो है इसकी बड़ी महंगी है, कमर्शियल टर्म्स हैं और ज्यादातर जो हैं वो तो बायर्स क्रेडिट के ऊपर हैं, ये तो बड़े महंगे कर्जे हैं। अच्छा, इन कर्जों को दो हिस्सों में अगर हम तकसीब कर लें तो एक तो वो हैं जो प्राइवेट मंसूबे हैं, निजी शोबे के मंसूबे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एक बड़ी तादाद में वो लगे, उनके लिए जो कर्जे लिए गए, और दूसरे वो हैं जो हुकूमत को कर्जे दिए गए जिसमें बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिससे हुकूमत ने किए सीपेक के। तो अगर आप इन दोनों का मुवाजना कर लें तो पहले अगर पावर प्रोजेक्ट्स को देख लें, पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सीपेक के मंसूबे लगाए गए, उन सीपेक के मंसूबों में लाइबोर प्लस 3.3% से लेकर लाइबोर प्लस 4.7% तक के कर्जे मौजूद हैं। 3.7% भी है, 3.8% भी है, 3.3 मैंने पहले बोला, एक और 3.75% है, और इसी तरीके से 4.05%, 4.5% और दो कर्जे जो हैं वो 4.75% भी हैं। औसत मेरे ख्याल में लगभग ये कोई 4% के करीब बन जाती है, लाइबोर प्लस 4%। अब पावर प्रोजेक्ट्स जो किए गए, जो पावर प्रोजेक्ट्स
चाइनीज फाइनेंशियल एजेंसीज के बजाय दूसरी फाइनेंशियल एजेंसीज ने फाइनेंस किए, और इसके अंदर वर्ल्ड बैंक की जो प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग आर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC, वो इसके अंदर शामिल है। इसके अंदर एशियन डेवलपमेंट बैंक शामिल है। इसके अंदर जर्मनी की DEG जो लेंडिंग एजेंसी है, डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी है, वो शामिल है, और मुख्तलिफ इस तरीके के ज्यादातर मगरबी इदारे हैं या मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं। उसके अंदर एक जो सबसे सस्ता कर्जा है वो एंग्रो कादरपुर का है, वो मैं और खालिद मंसूर दोनों हमने जो मुल्क है वो प्रोजेक्ट किया था। ये वो तो लाइबर प्लस 3% पे है। बाकी जो सारे हैं वो 4.5, 4.25, 4.75 के ऊपर है। यानी औसतन जो चाइनीज फाइनेंसिंग है इन पावर प्रोजेक्ट्स की, वो उससे कम है बनिस्बत उसके कि जो ये दूसरी एजेंसी से कर्जे लिए गए। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो निस्बतन जरा सी ज्यादा है। इसकी एवरेज तकरीबन मेरे ख्याल में 4.25 के करीब बनेगी, 4.25 के करीब बन जाती है। कहने की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के निजी, मैं दोबारा उसको रिपीट कर दूं, निजी जो शोबे ने मंसूबों के लिए जो कर्जे लिए गए, उसमें चाइनीज जो फाइनेंसिंग आई वो निस्बतन थोड़ी सी उससे कम ही है जो दूसरे मगरबी इदारों से या मल्टीलैटरल एजेंसी से आई। जो सरकार ने, हुकूमत ने लिए कर्जे, उन कर्जों के अंदर जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट कंसेशनल लोन की सूरत में 2% के ऊपर लिए गए। प्रेफरेंशियल बायस क्रेडिट जो कि वो भी 2% का है, वो लिए गए, और एक छोटा हिस्सा इनमें बायस क्रेडिट का भी है जो 5.2% पे है। इनकी औसत जो मिल के बनती है, वेट एवरेज जो इनकी बनती है, वो 2.4% के करीब बनती है। मेरे ख्याल में 2.38 या ऐसा कुछ है। और साथ ही चाइना ने, जैसे आपको पता है, कई मंसूबे जो हैं CPEC के लिए वो ग्रांट की सूरत में भी दिए गए। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी गवादर के अंदर मुकम्मल हुआ है, ईस्ट बे एक्सप्रेसवे है, एयरपोर्ट अभी बन रहा है। तो अगर मैं इनको भी शामिल कर लूं तो मजमूई तौर पे हुकूमत को जो कर्जा मिला, ये जो ग्रांट मिली, उसकी एवरेज जो है वो 2% से भी कम है, वो 1.98% बनती है। अच्छा, ये हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि वो बाहर मुल्क में रिपोर्ट छपी और पाकिस्तान के कुछ मीडिया में, कुछ अखबारों के अंदर वही रिपोर्ट इधर छप गई, इदारिये लिख दिए गए कि जी बहुत बड़े सवाल उठा लिए गए हैं, तो ये वही जवाब हैं जो हम दोबारा दोहरा रहे, जो पहले भी कौम के साथ शेयर किए जा चुके हैं। आखिरी जो चीज है, और जाहिर है इससे आपको नजर आ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए, और ये है 20 साल के कर्जे, 5 साल का ग्रेस पीरियड है। तो जो प्रोजेक्ट फाइनेंस अगर आप देखें तो उसके लिए ये बहुत ही अट्रैक्टिव ये शराइत हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये कर्जे फराहम किए गए। चौथी जो चीज है वो ये कि चीन से कर्जों की वजह से पाकिस्तान में कर्जे जो हैं वो खतरनाक हद तक पहुंच गए हैं। तो पाकिस्तान का मजमूई जो इस वक्त कर्जा है, अंदरूनी और बैरूनी, अगर मैं वो सारा मिला लूं तो उसका 10% चीन से है, और बाकी जो है वो या तो अंदरूनी हमारे बैंक्स के कर्जे हैं या वो बाहर से कर्जे हैं। अगर मैं सिर्फ बैरूनी कर लूं, पाकिस्तान की एक्सटर्नल डेट एंड लायबिलिटीज जो है, तो उसका 26% जो है वो चीन से बनता है। तो वो जो 74% है, जो पैसा हमने बाकी दुनिया से लिया, और ज्यादातर पैसा उसमें वो मगरबी दुनिया से या मल्टीलैटरल से लिया, उस 74% से पाकिस्तान को खतरा नहीं हुआ, इस 26% से खतरा हो गया। बिल्कुल लग़्व आर्ग्यूमेंट है। और जैसे मैंने कहा कि ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मुझे याद है अमेरिका की एक ऑफिशियल जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबिलिटी का चैलेंज जरूर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसकी वजह चीन के कर्जे नहीं है, वो पाकिस्तान के अपने मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें डेट सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आखिरी चीज जो CPEC के मैं पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में ये कहना चाहता हूं कि वो अच्छे शराइत थे, बुरे शराइत थे, वो शराइत सारी दुनिया के लिए थे और वो अवेलेबल कर दिए गए, सारी दुनिया को ऑफर कर दी गई कि आइए आप अपने मंसूबे लगाएं इन शराइत के ऊपर। और उन शराइत के ऊपर मंसूबे लगाने के लिए सिर्फ चाइना के इन्वेस्टर्स आए, या वो चाइनीज इन्वेस्टर्स ने खुद लगाए, या उन्होंने पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनरशिप पे वो मंसूबे लगाए। तो ये कोई खास चाइना के लिए पॉलिसी नहीं बनी थी, ये पॉलिसी जो है वो तमाम दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए थी। और जैसे मैंने कहा कि इससे पहले हमारी जो IPPs लगी हैं
90s کی جو IPPs لگی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں بہت ساری امریکن کمپنیز تھیں، اس کو چائنیز کمپنی کوئی بھی نہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے، مختلف اوقات کے اندر مختلف ترجیحات ہوتی ہیں ممالک کی. تو یہ 4 سوال تھے، اس کے بنیادی ہم نے آپ کو جواب اعداد و شمار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ جو بھی ہم باہر سے سنتے ہیں تو اس کے اوپر سوال ضرور پوچھے جائیں، لیکن اسی بیانیے کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تصدیق کیے آگے بڑھا دیا جائے تو یہ نہ اچھی صحافت ہے اور نہ میرے خیال میں آپ پاکستان کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ایک سیکنڈ جی، ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور ہے جی، کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو قرضے چائنا سے لیے گئے تو اس کے اندر سارا اکوپمنٹ بھی آپ نے چائنا سے لیا. تو جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جو پروجیکٹ جس کے اندر میں خود پارٹیسپیٹ کرتا رہا، وہ میرا خیال ہے دنیا میں ایک واحد اگزامپل ہے کہ جو پروجیکٹ جو پاور کے تھر پہ ہوئے یا ہب میں ہوئے، اس کے اندر جو موسٹ کرٹیکل اکوپمنٹ ہے، ٹربائن، جنریٹر اینڈ بوائلر، تو وہ جنرل الیکٹرک USA سے لیے گئے. اور جس خاتون کا ذکر اسد صاحب نے کیا، میرا ان سے بھی جب یہ رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو بھی ECA ریلیٹڈ فائنینسنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر آپ کے اوپر یہ مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اسی ملک سے اکوپمنٹ خریدیں گے. لیکن اس کیس کے اندر چائنا واز ویری فلیکسیبل، کیونکہ وہ جو ان کی تھر کا خاص طور پر جو کول تھا وہ سینسٹیو ہے اور اس کے اوپر اتنا زیادہ ابھی ہماری ڈیمونسٹریٹڈ ایکسپیرینس نہیں تھا، تو وہ بھی چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے مان لیا اور وہ سارا کا سارا اکوپمنٹ جو ہے وہ USA سے اور وہ بھی جنرل الیکٹرک سے خریدا گیا. تو یہ بھی ایک رپورٹ کے اندر میں اسٹیٹمنٹ ہے. جی اسد عمر صاحب، یہ آپ نے فرمایا کہ جو بھی چائنا سے قرضے لیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے ایکول شرائط پہ لیے تھے، جبکہ یہ قرضے آپ کی گورنمنٹ نے نہیں لیے، یہ سابق گورنمنٹ نے نواز شریف کے دور میں یہ لیے گئے. تو آپ اس کی جسٹیفیکیشن کیوں دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات، دوسرا آپ کو ان کی جو شرائط طے ہوئی تھی آپ ان کو اون کر رہے ہیں کہ جبکہ ماضی میں آپ جب اپوزیشن میں تھے تو آپ نواز شریف کی جو گورنمنٹ کی پالیسیاں ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے رہے ہیں اور اب آپ ان کی پالیسیوں کو اون کر رہے ہیں. ایک تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے گا. نہیں، تو آپ نے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر میڈیا کو بریف کر رہے ہیں. آگے بڑھیں گے. آپ کو بتائیں کہ عظیم فنکار عمر شریف کا قومی پرچم میں لپٹا جسد خاکی عیدی سردخانے سے ان کی رہائش گاہ منتقل کر دیا گیا. کلفٹن کے عمر شریف پارک میں 3 بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی. تدفین عمر شریف کی خواہش کے مطابق حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوگی. عمر شریف کے گھر پر عزیز و اقارب، فنکاروں اور مداحوں کی آمد جاری ہے. عظیم فنکار عمر شریف کا جسد خاکی خاک وطن میں سمو دینے کے لیے عرض وطن پہنچا دیا گیا. عمر شریف کی میت صبح 5:35 پر ٹرکش ایئر لائن کے ذریعے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لائی گئی. عمر شریف کی اہلیہ زرین غزل اور جرمنی میں تعینات پاکستان کے قونصل جنرل امجد علی بھی میت کے ہمراہ آئے. کامیڈی کنگ کا جسد خاکی قومی پرچم میں لپیٹ کر اہل خانہ کے سپرد کیا گیا. اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی بھی کارگو ٹرمینل پہنچے. انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمر شریف کے جنازے کی ادائیگی کے تمام تر اقدامات مکمل ہے. چاہتے ہیں کوئی ادارہ ان کے نام سے منسوب کیا جائے. یہ لوگوں کا حق ہے کہ وہ ساری زندگی لوگوں کو ہنسانے کے لیے یا اپنے ایسے کام کے لیے ذریعے اپنی زندگی صرف کر دیتے ہیں جس سے وہ انٹرٹینمنٹ فراہم کرتے ہیں لوگوں کو. جب ایک وقت آتا ہے کہ انہیں ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہ کام اپنا نہیں کر پاتے. ہماری کوشش ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آج بھی جو متعلقہ لوگ ہیں وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایسا میکانزم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے چیزیں بہتر ہو جائیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں. عمر شریف کی میت سہراب کوٹ کے عیدی سردخانہ سے گلشن اقبال میں واقع ان کی رہائش گاہ منتقل کر دی گئی. ان کی نماز جنازہ انہی کے نام سے منسوب پارک عمر شریف پارک میں 3 بجے ادا کی جائے گی. عمر شریف کی تدفین حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے احاطے میں کی جائے گی. لیجنڈ عمر شریف کا سفر آخرت. عمر شریف کا قومی پرچم میں لپٹا جسد خاکی گھر منتقل کر دیا گیا. نماز جنازہ 3 بجے کلفٹن کے عمر شریف پارک میں ادا کی جائے گی. تدفین عمر شریف کی خواہش کے مطابق عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں ہوگی. اسی پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے واجد رضا اصفہانی اس وقت ان کی رہائش گاہ پر ہی موجود ہیں. واجد بتائے گا اس وقت کیسا سما یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو؟
جی، نامور اداکار کے گھر کے باہر اس وقت ان کے چاہنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ گلشن اقبال بلاک 3 میں ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے عزیز و اقارب ہے، فنکار برادری کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے، جو اپنے محبوب فنکار کو تعزیت کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے آخری پرست دینے کے لیے یہاں موجود ہے، اور بہت بڑی تعداد میں فنکار برادری بھی یہاں پہ آئی ہوئی ہے، جس میں ان کے ساتھ اسٹیج کے آرٹسٹ آفتاب عالم، المعروف جان جرمن، علی حسن، عرفان علی، ان کی جو ساتھ مختلف اسٹیج شوز میں سنگرز آتے تھے، جس میں شبانہ کوثر اور شازیہ کوثر، یہ دو بہنیں۔ اس کے علاوہ ابھی کاشف خان یہاں پہ آئے ہیں، ان کے گھر کے اندر جا کے ان کے اہل خانہ سے وہ تعزیت کر رہے ہیں۔ 11:30 بجے کے قریب عمر شریف کی میت عیدی اسرت خانے سراب گوڑ سے ان کے گھر لائی گئی تھی، اور اس وقت ان کے گھر والے اہل خانہ خواتین کی بڑی تعداد عمر شریف کی میت کے گرد موجود ہے اور رنجیدہ ہے، اور کافی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور محلے کی بھی، اہل علاقہ کی بھی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے، مختلف سماجی لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں۔ اس وقت سیلانی ٹرسٹ نے ان کے اس محلے کو ہفتے سے، جس روز سے عمر شریف کا انتقال ہوا تھا، وہاں پہ موجود ہے ان کے اہلکار اور سارے انتظامات دیکھ رہے ہیں۔ عیدی کی ایمبولینس پہ ان کی ڈیڈ باڈی سرد خانے سے یہاں پہ آئی ہے، اور یہیں سے عیدی سے ہی ان کا جسد خاکی کلفٹن بلاک 2 میں پارک کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہے معروف کامیڈین کاشف، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے عمر شریف کو کیسے پایا، ایسے بھائی، ایسے استاد، ایسے آرٹسٹ، کیا ان کے بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں، انہوں نے تو دنیا کو کام سکھا دیا، ان کی کہی ہوئی باتیں، ان کی پرفارمنسز کی نقل کر کے بھی بہت سارے لوگ بن گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے اچھا کام اور نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں، اور آج وہ لوگ بھی دنیا میں جا کے نام کر رہے ہیں جو عمر شریف صاحب کے سکھائے ہوئے ہیں۔ تو عمر شریف صاحب اپنی طرز کے واحد فنکار، پورے انڈو پاک میں ایک ایسا نام جس نے دنیا بھر میں پاکستان کو روشناس کرایا۔ اللہ تعالیٰ بس ان کو غریق رحمت کرے۔ آپ کے چینل کی توسط سے بھی یہی کہیں گے کہ بس دعائیں مغفرت کریں۔ کوئی شیئر کرے اپنے ساتھ، کوئی اسٹیج شو میں، یا آپ کو وہ سکھاتے تھے، ڈانٹتے بھی یقیناً ہوں گے، کچھ آپ اس بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں، ٹائمنگ بڑی کمال ہوتی ہے کامیڈی میں، تو وہ بتاتے تھے کہ جب یہ کہو تو پھر یہ کہنا۔ اور سب سے خاص بات، جو آخری اسٹیج پلے کیا آرٹس کاؤنسل میں، تو اتفاقاً اس روز میرا برتھ ڈے بھی تھا، تو مجھے بتائے بغیر انہوں نے کیک منگایا، اور سیٹ پر پوری آڈینس کے سامنے وہ میرا ہاتھ پکڑ کے کیک کٹایا۔ تو میرے لیے تو بہت اعزاز کی بات ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بعض اوقات وہ جونیئر آرٹسٹ کو سمجھاتے تھے، شفقت میں ڈانٹتے بھی تھے، کبھی آپ کو ڈانٹا انہوں نے کبھی اس طرح سے؟ جی ڈانٹا، تھپڑ بھی مارا، لیکن بات یہ ہے کہ سکھانے والا جتنی سختی سے سکھائے گا اتنا اچھا یاد رہ جائے گا۔ تو اس سکھانے والے کو تو سلام ہے، ہم بہت سلام پیش کرتے ہیں انتظامیہ کا، حکومت سندھ کا، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ذرا سی بھی مدد کی ہے، ان سب کا شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ یہ تھے معروف کامیڈین کاشف خان، جو اپنے تاثرات عمر شریف کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ایک ہجوم عمر شریف کے گھر کے باہر موجود ہے، اور وہ ان سے تعزیت کر رہا ہے، ان کے اہل خانہ سے، اور پرسہ دے رہا ہے۔ جی، ایک ہجوم موجود ہے عمر شریف کے رہائش کے باہر، اور وہاں پر یقیناً افسوس کے لیے بھی آ رہے ہیں، اور اب سے کچھ ہی دیر بعد جب ان کا جسد خاکی روانہ کیا جائے گا کلفٹن بلاک 2 میں عمر شریف پارک، جہاں پر نماز جنازہ ان کی ادا کی جائے گی، تو راستے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں؟ پاکستانی لیجنڈ عمر شریف کا جسد خاکی گھر منتقل تو کر دیا گیا، تدفین کے مقام پر کن راستوں سے ہوتا ہوا جائے گا، یہ جانیں گے ہمارے نمائندے سہولت جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہولت، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل، عمر شریف کے جسد خاکی کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے سراب گوڑ ایدی سینٹر سے اب جو ہے وہ ان کے رہائش گاہ گلشن اقبال بلاک 3 میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ٹریفک پولیس کے پائلٹ موجود ہیں جو کہ تمام تر راستے کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سر بتائیے گا، اب مزید آگے جو ہے وہ کس طریقے سے جایا جائے گا، اور کیا راستے جو ہے وہ آپ لوگ اختیار کریں گے؟ پہلے تو السلام علیکم۔ انشاءاللہ ابھی ہم یہاں سے تھوڑی دیر بعد نکلیں گے، جب موو کریں گے تو روڈ ہوگا ہمارا مین، یہ راشد مناز، ڈگ روڈ، مین شہر فیصل، پی آئی ڈی سی سے سلطان آباد سے مائکولاچی، اور وہاں سے پھر ہم بلاول چلیں گے۔ ٹھیک، اچھا سر بتائیے گا، نماز جنازہ جو ہے وہ عمر شریف پارک میں ادا کر دی جائے گی، اس کے بعد کیا روٹ اختیار کیا جائے گا تدفین کے لیے؟ اس کے بعد پھر ہم راؤنڈ اباؤٹ سے پیچھے گھومیں گے، اسٹریٹ روڈ جا رہا ہے وہ، اس کے ساتھ تو بلاول چوروں کے ساتھ نہر ہی ہے، عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے، پھر انشاءاللہ وہاں دیکھیں گے۔
बिल्कुल इनका यही कहना था कि ये ट्रैफिक पुलिस के पायलट हैं और अपनी जो है वो सुपरविजन में तमाम तर जनाजे के जो भी प्रोटोकॉल है उसको आगे लेके लीड करेंगे और तमाम तर जो गुजरगाहें हैं वो इन्होंने बताई और उसके बाद जज्दे खाकी फीन के लिए हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह। बहुत शुक्रिया सौलत जाफरी, आपने अपडेट किया। उमर शरीफ के फर्जंद जवाद उमर गम से निढाल हैं, वालिद के जिक्र पर आबदीदा होते रहे, मद्दाहों से दुआ की दरख्वास्त भी की। जवाब पे ये सिर्फ आपके खानदाने के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक दुख की घड़ी है और इसके अलावा एक शोक का माहौल भी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। इंतजाम अब चुके जा रहे उमर भाई को पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिया, उनके जस्ते खाकी को आगे की थोड़ी सी तफसील बता दीजिएगा क्योंकि बात तो आप हमसे होती रही है। यहाँ से और वहाँ थोड़ी देर ठहरेंगे, उसके बाद हम लोग शरीफ आग में मेरे वाले साहब के नाम से कुछ शोक है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर अपनी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। उसके बाद उनको अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह को प्रदान में ले जाकर वहाँ पर उनकी तकरीर करोगे। मैं हाथ जोड़ कर आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ के लिए दुआ करें, कि मुझे पंजाब बुलंद करें तो बहुत नेक और दरवेश इंसान सबर करें। आमीन। आगे बढ़ेंगे, कुछ दीगर खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियां साहब कब वतन वापस आ रहे हैं। जावेद लतीफ़ ने जवाब दिया कि मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं। मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। तो कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे एहतशाम कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम बताइएगा, मजीद कुछ कहा गया जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से इस पर? जी देखिए, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सदर की अपीलों पर समाअत होनी है। अब से कुछ देर बाद समाअत होगी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। जो जावेद लतीफ़ हैं वो भी कमरा अदालत में आए और उनसे साथी की जानिब से सवाल किया गया कि क्या मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि दिसंबर में मियां नवाज शरीफ वतन वापस आ जाएंगे। तो उनसे इतनी ही गुफ्तगू उन्होंने की और उसके बाद कमरा अदालत में आ गए। दीगर रहनुमा भी कमरा अदालत में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद मरियम नवाज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाएंगी। जी ठीक है एहतशाम, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा मौजूद हैं। मनाजर आप देख रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते के ये मनाजर हैं। मरियम नवाज आज यहाँ पर पहुँची हैं और कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा मौजूद है। अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हो जाएगा। मरियम नवाज इस वक्त पहुँची हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अब से कुछ देर बाद समाअत का आगाज़ होगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी उनके हमरा मौजूद हैं। यंग डॉक्टर्स एनएलई के खिलाफ डट गए, मुल्क भर में हड़ताल, अस्पतालों की ओपीडीज बंद कर दी, एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद के पेम्स अस्पताल में भी यंग डॉक्टर्स ने एहतजाज किया। ऑपरेशंस मुलतवी होने से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदा सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताइएगा, अभी भी एहतजाज जो है वो जारी है और ओपीडीज को बंद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, अभी भी एहतजाज जो है यंग डॉक्टर्स का वो जारी है और ओपीडीज़ को सुबह से ही बंद कर दिया गया है और सुबह से ही पेम्स अस्पताल में जितने भी ऑपरेशन थे उनको भी मुलतवी किया गया है। जबकि एक तरफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज चल रहा था तो दूसरी जानब सीनियर डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं थे और इस वक्त भी इस्लामाबाद की सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल पेम्स में कोई भी डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं है, सिवाय एमरजेंसी में जहाँ पर अगर कोई ऑपरेशन होता है तो वो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा पेम्स में जो अमला है वो भी जा
जा चुका है और यंग डॉक्टर्स का यही कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा और OPD का बायकॉट भी जारी रहेगा। और इस वक्त भी पिम्स अस्पताल में दूर दराज से आए हुए जितने भी मरीज़ हैं वो वापस जाने पर मजबूर हैं। इस्लामाबाद का दिल कहलाने वाला ये पिम्स अस्पताल जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर OPD में 10,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं दूर दराज इलाकों से आते हैं, लेकिन इस वक्त हालात ये हैं कि अगर कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई KPK से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, वो वापस जाने पर मजबूर हो गए हैं क्योंकि OPD का दरवाज़ा जो है इन्होंने बंद कर दिया गया है। जबकि सीनियर डॉक्टर जो हैं वो भी नहीं हैं, जूनियर डॉक्टर भी नहीं हैं और ऑपरेशन जो हैं वो भी मुलतवी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया सबा वजीरा, आपने अपडेट किया। इस्लामाबाद में डॉक्टर्स के पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद का मामला, पूरे मुल्क में डॉक्टर बिरादरी सरापा एहतजाज। लाहौर सर्विसेज अस्पताल YDA की नुमाइंदगान का भी एहतजाज जारी है। OPD बंद होने से मरीज शदीद परेशानी का शिकार है। मुजाहिरीन का कहना है कि इस्लामाबाद में डॉक्टर्स पर रियासती तशद्दुद किया गया। पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद करना जालिमाना इकदाम है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इस्लामाबाद के दफ्तर के बाहर जो डॉक्टर्स थे और मेडिकल के स्टूडेंट्स थे उन पर पुलिस की जानिब से बेईमाना तशद्दुद किया गया और कुछ गिरफ्तारियां भी सामने आई। इसके खिलाफ आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन सर्विस अस्पताल ने OPD बंद कर दी, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मेरे साथ इस वक्त पैटर्न इन चीफ पंजाब डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज आपने जो एहतजाज किया इसका मकसद क्या है और अगर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन अभी भी आपकी डिमांड नहीं मानती तो आपका अगला लाइमल क्या होगा? देखें, कल पूरे पाकिस्तान ने देखा कि PMC के सामने जिस जालमाना तरीके से डॉक्टर पर तशद्दुद किया गया, लग रहा था कि जैसे हम लोग किसी ऐसे इस हुकूमत के अंडर हैं जो कि डिक्टेटर की हुकूमत है। हमने तो बड़ा प्यार किया था इमरान खान के साथ और हमें बड़ा अफसोस होता है कि इस प्यार की जो हमें जो उसकी कीमत चुकानी पड़ी है वो बहुत भारी कीमत है। PMC के ऊपर अंदर जाने का मकसद सिर्फ एक था कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं और जो NLD का जो इशू है उसको लॉजिकली हमारे साथ डिस्कस किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अब हम लोगों ने आज टोकन स्ट्राइक की है। अगर गवर्नमेंट राह रास्त पे नहीं आती, डॉक्टर्स को और तलबा को अपने साथ नहीं बिठाती टेबल के ऊपर, तो डेफिनेटली ये स्ट्राइक टोकन स्ट्राइक से बढ़कर कंप्लीट स्ट्राइक की तरफ जा सकती है। जी बिल्कुल, पैटर्न इन चीफ पंजाब डॉक्टर आतिफ मजीद चौधरी मेरे साथ। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। के सरबराह BNP मैंगल सरदार अख्तर मैंगल और JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे की अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक हो गई है। BNP मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल और JUI बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल वासे की अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलूचिस्तान की सूरत पर मुशावरत हुई है। मुलाकात में दोनों जमातों का अपने एतमाद से मुतल्लिक बड़ा फैसला और दोनों रहनुमाओं ने यह फैसला किया कि हुकूमती नाराज रहनुमाओं ने अगर जाम कमाल के खिलाफ अपने एतमाद की तहरीक पेश की तो अपोजिशन उस तहरीक का भरपूर साथ देगी, जबकि अपने एतमाद के बाद फैसला किया जाएगा कि हुकूमत का हिस्सा बनाए या अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी। जी ठीक है उस्मान खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात बारे कानून साजी पर हतमी मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए का क्या कहना है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ ही मौजूद है। उस्मान, बताइएगा क्या कहते हैं आपके ज़राए? जी बिल्कुल, हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात बारे कानून साजी पर हतमी मुशावरत शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन से एक मरतबा फिर मामले पर मुज़ाकरात की कोशिश की जाएगी। अगर अपोजिशन की तरफ से मुनासिब जवाब ना आया तो मामला जो है वो पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास में ले जाया जाएगा। अब तक अपोजिशन की जानिब से हुकूमत को कोई इत्मीनान बख्श वक्त नहीं दिया गया, जबकि पार्लिमानी कमेटी के क़याम में ताहाल अपोजिशन की तरफ से कोई संजीदा रवैया नहीं अपनाया गया, जबकि हुकूमती पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक शर्त महरी ना टूटी तो मुश्तरका पार्लिमानी कार्रवाई की जानिब मजबूरन आ जाएंगे। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली एक मरतबा फिर अपोजिशन और हुकूमती पार्लिमानी निगरान को एक जगह बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। जी उस्मान खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की बंदिश ने टेलीग्राम की चांदी कर दी। सिर्फ एक दिन में टेलीग्राम के सार्फिन में 7 करोड़ का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तारीख के तवील तरीन ब्लैकआउट ने फेसबुक से अरबों डॉलर्स तो छीने ही, करोड़ों सार्फिन का एतमाद भी ले उड़े। फेसबुक और उसके ज़ीली प्लेटफॉर्म्स व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की हालिया बंदिश ने टेलीग्राम के सार्फिन में करोड़ों का इजाफा कर दिया। टेलीग्राम के बानी पावेल तुरोफ का कहना है कि सोशल मीडिया ब्लैकआउट के दौरान टेलीग्राम के सार्फिन में 7 करोड़ अफराद का रिकॉर्ड इजाफा हुआ। उन्होंने दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आने वाले सार्फिन को खुशामदीद कहते हुए उनके एतमाद पर पूरा उतरने का अज़्म का इजहार किया। मॉनिटरिंग कंपनी के मुताबिक अमेरिका में टेलीग्राम डाउनलोडिंग के एतबार से 56वें पोजीशन से टॉप
ٹاپ 10 میں شامل ہو گئی۔ اس سال کے آغاز میں ٹیلی گرام کے 50 کروڑ فعال صارفین تھے، جبکہ اگست کے آخر تک یہ تعداد 1 ارب سے تجاوز کر چکی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔